हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। आज हम अपना बार काउंसिल यानी AIB 20 का जो हमारा पेपर है यानी सेट ए डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों का पेपर देखा है। पेपर आपका थोड़ा टफ रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं इसको इजी पेपर तो नहीं कहूँगी, ये इजी है ही नहीं। पेपर आपका मेरे हिसाब से मॉडरेट है, बट अगर बच्चों के हिसाब से देखा जाए पेपर टफ रहा है। तो चलिए हम अपना बिना देरी करते हुए आज का अपना सेट ए डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इफ अ बेलीफ एक्सिक्यूट एन eviction based on a civil court order later declared void for lack of jurisdiction, what protection does section 78 of the Indian Penal Code प्रोवाइड? ये क्वेश्चन आपका IPC से है। इसके हम पहले इसे हिंदी ट्रांसलेट देख लेते हैं। यदि कोई बेलीफ किसी सिविल न्यायालय के आदेश के आधार पर बेदखली करता है जिसे बाद में अधिकार क्षेत्र के अभाव में शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 78 क्या सुरक्षा प्रदान करेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, द बेलीफ इज पनिशेबल एज द ऑर्डर वॉज इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। Option B, the bailiff can be punished only with a reduced penalty. Option C, the bailiff is exempt if he acted in good faith under the order. And option D, the bailiff is required to compensate the affected person. ऑप्शन ए, बेलीफ दंडनीय है क्योंकि आदेश शुरू से ही अमान्य था। ऑप्शन बी, बेलीफ को केवल कम दंड से ही दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, यदि बेलीफ ने आदेश के तहत सद्भावनापूर्ण कार्य किया है तो उसे छूट प्राप्त है। ऑप्शन डी, बेलीफ को बेदखल व्यक्ति को मुआवजा देना आवश्यक है। बताइए इसका राइट आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है? इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। ओके, अब ये ऑप्शन सी क्यों है और कहाँ से है ये आप देख लीजिए। सेक्शन 78 IPC प्रोटेक्ट अ पर्सन एक्सिक्यूट अ ऑर्डर इवन इफ लेटर फाउंड वॉइड लॉन्ग एज एक्ट इन गुड फेथ, यानी अगर वो गुड फेथ में कार्य किया गया है तो उसे छूट प्राप्त है। कौन से सेक्शन से है? 78, जो इसमें मेंशन भी है। तो यानी ये हमारा IPC के सेक्शन 78 का क्वेश्चन है और इसका आंसर ये इसलिए क्योंकि इसने ये कार्य क्या है में किया है, गुड फेथ में किया है, यानी सद्भावना से किया है, इसलिए उसको इस 78 में सेक्शन 78 में सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम अपना। अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्विक्ट डेज एज एन ऑफेंडर में बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक अपराधी को एक समय में कितने दिनों तक एकांत कारावास में यानी परिरोध में रख सकती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, इसका राइट आंसर जिन्होंने भी ये पेपर दिया है उन्होंने सी किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका अगर हमारा राइट आंसर देखें तो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। इसका हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए क्यों है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें कितने दिन का, यानी अगर हमें इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यानी अगर भारतीय न्याय संहिता में कितने दिनों तक का एकांत परिरोध यानी सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है, तो वो ना कि इस 14 ना 14 ना 10 ना 20 ओनली 7 डेज के लिए दिया जाता है, क्योंकि एक अपराधी को केवल 7 दिनों के लिए एकांत परिरोध में रखा जाता है। अगर उसका टाइम लिमिट ज़्यादा है यानी उसको काफ़ी डेज के लिए मिला है तो उसे 7 करके और बीच में गैप देकर तब सोलिटरी कन्फाइनमेंट में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसका ये सॉल्यूशन था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। अपना क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, व्हाट इज द फिक्स अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इन द इवेंट ऑफ डेथ caused by a motor vehicle accident under no fault
लायबिलिटी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में दोष रहित दायित्व के अंतर्गत देय मुआवजे की अधिकतम राशि क्या होगी? बताइएगा आपने इसका राइट आंसर क्या किया है। थर्ड का कितनी होगी? 25,000 रुपीज़, ऑप्शन बी 50,000 रुपीज़, ऑप्शन सी 1 लाख रुपीज़ एंड ऑप्शन डी 75,000 रुपीज़। यानी 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख या 75,000। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? इसका हमारा राइट आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 लाख रुपए। आप भी बताइएगा। देखिए सारे आंसर जो आपको यहाँ दिए जा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है। सर्च करने के बाद मैंने ये आंसर निकाले हैं, इसीलिए मेरी क्लास 1-2 दिन के लिए लेट हो गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी आंसर ऐसा हो जो गलती से भी गलत हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस आंसर के सॉल्यूशन की बात कर लें तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है? ये मोटर व्हीकल एक्ट से। मोटर व्हीकल एक्ट के कौन से सेक्शन से है? ये सेक्शन 140 से है, जिसमें ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट फिक्स्ड 1 लाख एज कंपनसेशन फॉर डेथ ऑन अ नो फॉल्ट बेसिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आपका मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 140 से लिया गया है। इससे आपको सेक्शन भी याद रहेंगे कि आपके कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए, ये भी आपको पता चल जाएगा। जब मैंने आपकी क्लास कराई थी तो उसमें स्पेशली मेंशन किया था कि मैंने आपको जो भी क्वेश्चन कराए थे उनके सेक्शन आपको हैंड टू हैंड बताए थे, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाए और सेक्शन भी लर्न हो कि हमारे से कौन कौन से सेक्शन से आते हैं। चलिए अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Given below are two statement, one liable as assertion and the other liable as reservation। यानी assertion वाला क्वेश्चन है। assertion देख लेते हैं पहले। इसका assertion A में है, an employee can be deemed to be in continuous services for 1 year only if he has worked for 365 days in preceding 12 month without any interpretation। इसका रिसेशन देख लेते हैं, यानी वो आर में है। अंडर द पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट 1972 continuous service may also include period of interpretation due to sickness, accident, leave, layoff, strike or layout not caused by the employee fault। In the context of the above assertion and assertion under the payment of Gratuity Act 1972, which one of the following is correct? तो आपको देखिए इसमें 2 रीज़न दिए गए हैं। आपको इन दोनों को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। हिंदी में देखना है, आप इनको एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। किसी कर्मचारी को 1 वर्ष तक निरंतर सेवा में तभी माना जा सकता है जब उसने पिछले 12 महीनों में बिना किसी रुकावट के 365 डेज काम किया हो। इसका बी देख लीजिए, यानी आर। उपादान संहिता ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत निरंतर सेवा में बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, छटनी, हड़ताल या तालाबंदी के कारण रुकावट की अवधि भी शामिल हो सकती है जो कर्मचारी की गलती के कारण नहीं हुई है। उपदान संदाय ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उपर्युक्त अभिकथन और कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी, A is true but R is false। ऑप्शन डी, A is false but R is true। बताइएगा इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन 4 का आप हमारा राइट आंसर बताइएगा कि क्या रहेगा। आप अपने आंसर मुझे कमेंट में भी दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और आपके कितने मार्क्स बनते हैं। देखिए अगर इसमें मार्क्स की बात करें तो वो मैं आपको क्लास के लास्ट में बता दूंगी कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स
पास होने के लिए ज़रूरी है। फिलहाल आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा बताइएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर देखते हैं तो इसका ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन, ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क 365 एक्चुअल डेज continuous service include interpretation due to sickness, leave, etc. The reason correctly state the statutory rules प्रोवाइंग द असर्शन फॉल्स। इसलिए इसका जो इसमें देखिए इन्होंने इसमें सीधे सीधे बताया है कि ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत निरंतर सेवा में बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, छटनी, हड़ताल या तालाबंदी के कारण रुकावट की अवधि भी शामिल हो सकती हैं जो कर्मचारी की गलती से नहीं हुई हैं। क्योंकि देखिए ये वे छुट्टियां हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, ये कर्मचारी अपने कारण नहीं लेता, इसलिए ये हमारा ठीक है। ए यानी ए में क्या दिया गया, आप फिर से देखिए, किसी कर्मचारी को 1 वर्ष निरंतर सेवा में तभी माना जा सकता है जब उसने पिछले 12 महीनों में बिना रुकावट के 365 दिन काम किया। देखिए जो 365 दिन का काम करने का मतलब ये नहीं होता कि जो छुट्टियां जो सरकार हमें देती है या बीमारी से या दुर्घटना से या किसी भी कारण हुई है वो 365 दिन में काउंट नहीं होती। इसलिए ए हमारा रॉन्ग है, आर हमारा राइट है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होंगी और आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बने हो और इसके आंसर राइट है, कौन सा राइट है और वो राइट क्यों है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट बिना देरी किए हुए हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी आपको करेक्ट देखना है, यानी 2 सिचुएशन दी है उनमें से देख के बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट रहने वाला है। चलिए पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अंडर द इंडियन पिनल कोड, इफ अ पर्सन हार्बर एन ऑफेंडर हु हैज एक्सेप्ट कस्टडी फॉर एन ऑफेंस punishable with imprisonment up to 3 years, he shall be punished with imprisonment up to 7 years. Statement 2, the law provide an exception for harboring or concealing by the husband or wife to the offender. हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध को शरण देता है जो 3 वर्ष तक के, यानी किसी ऐसे अपराधी को शरण देता है जो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए हिरासत से भाग गया है, तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। आप बताइए क्या ये ठीक है या ऑप्शन 2 यानी हमारा कथन 2 स्टेटमेंट 2 देख लीजिए। कानूनी अपराधी के पति या पत्नी द्वारा शरण देने या छिपाने के लिए एक अपवाद प्रदान करता है। अब आपको बताना होगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ऑप्शन सी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन डी, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको बताना है ये जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, बताइएगा। देखिए अगर इसका हम आंसर देखते हैं तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी रहने वाला है। ऑप्शन सी यानी ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब ये क्यों रहने वाला है, देखिए जहाँ स्पाउस की बात आती है, अगर स्पाउस अपने पार्टनर को शरण देता है या छिपाता है, ये हमारे कानूनी अपवाद में नहीं आता, ये इसका एक अपवाद है। यानी इसमें ये छूट दी गई है कि अगर कोई स्पाउस अपने पार्टनर को अपने यहाँ शरण देता है, क्योंकि वो उसका घर है, वो अपने घर में आ सकता है, इसलिए ये कोई भी अपराध नहीं माना गया है। इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 यानी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 हमारा रॉन्ग रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपका इंडियन पिनल कोड यानी IPC से रह गया है। ठीक है, आप नेक्स्ट आ जाते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे।
देखिए मैं मानती हूँ हमें ये लगा था कि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो न्यू लॉ से आएंगे, बट फिर भी इसमें पुराने लॉ को भी दिया गया है, इसीलिए हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी, हमने नए लॉ के साथ साथ पुराने लॉ को भी देखा था, पुराने लॉ के भी सेक्शन देखा था। तो आई होप आपके क्वेश्चन लगे होंगे और अच्छा ही आपका पेपर गया होगा। खैर अपना आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if a person attempt an offense punishable with a maximum of 10 years imprisonment, what is the maximum year of imprisonment that can be imposed under section 62 of the भारतीय न्याय संहिता 2023? यदि कोई व्यक्ति अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का प्रयास करता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 62 के अंतर्गत अधिकतम कितने वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। जिस टाइम हमने बीएनएस के क्वेश्चन किए थे उसमें क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था और आपसे कहा भी था कि 60 से लेके यानी जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, बच्चों के खिलाफ अपराध हैं, उनसे क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। देखिए क्वेश्चन आए हैं, आप चलिए आप इसका आंसर बताइए कि आप लोगों ने इसका क्या आंसर टिक किया है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 7 ईयर्स, ऑप्शन सी 10 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 3 ईयर्स। बताइए 6 का क्या राइट आंसर हमारा रहने वाला है। 6 का अगर हम बात करें तो 6 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी रहने वाला है, यानी 7 ईयर्स। यानी अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का प्रयास करता है तो दंड संहिता यानी हमारी बीएनएस के अंतर्गत बीएनएस सेक्शन 62 के अंतर्गत कितने वर्षों का कारावास दिया जाएगा, वो 7 ईयर्स का कारावास यानी उसे इतनी इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा कौन से सेक्शन से था, ये आप हाँ देखिए इसी में मेंशन है, ये सेक्शन 62 का हमारा क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अ जुवेनाइल एज्ड 14 years is brought before the court for an offence not punishable with death or imprisonment for life under which provision of the Code of Criminal Procedure 1973 will the case preliminary fall? 14 वर्ष की आयु के एक किशोर को न्यायालय में ऐसे अपराध के लिए लाया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। यह मामला मुख्यतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस प्रावधान के अंतर्गत आएगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर आपने इन सेक्शन को कंपैरेटिव पढ़ा है जैसे मैंने आपको कराया था तो आपका ये पेपर 100% क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन आपने बीएनएस जो आपके पास न्यू लॉ है बीएनएसएस में तो ज़रूर पढ़े हैं, यानी बीएनएस, बीएनएसएस या बीएसए वो तो आपने पढ़े हैं, पर कंपैरेटिव स्टडीज़ के साथ अगर आपने किया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि देखिए इसमें चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ सेक्शन का चेंज हुआ है। ठीक है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए कि इसका आंसर क्या रहा होगा। आप मुझे ज़रूर बताइए मेंशन करके कि 7 का आंसर हमारा क्या रहेगा। अगर हम 7 की बात करते हैं तो 7 का ये हमारा आंसर सेक्शन हमारा इसका आंसर राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी हमारी सेक्शन 27 हमारा राइट आंसर रहेगा। यानी जो 14 वर्ष की आयु के किशोर को न्यायालय में ऐसे अपराध के लिए लाया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो ये कहाँ दिया गया है इसका प्रावधान? इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है? इसका प्रावधान हमें सेक्शन 27 में दिया गया है, जो बिल्कुल क्लियर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ आए। नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारा बीएनएसएस यानी हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से क्वेश्चन आया, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर सेक्शन 290 क्लॉज 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 within how many days from the date of framing of charge can be accused file an application for plea bargaining? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 90(1) के अंतर्गत आरोप तय होने की तिथि से कितने दिन के भीतर कोई अभियुक्त सोदा अभिभाषक यानी प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन दायर कर सकता है? बताइए, इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 45 एंड ऑप्शन डी 60। बताइएगा हमारा 8 का राइट आंसर क्या रहने वाला है।
8 का अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी 30 रहने वाला है। यानी धारा 290 के क्लोज 1 के अंदर आरोप तय होने की तिथि में कितने दिनों के अंदर इसके प्ली बार्गनिंग के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है, तो वो 30 डेज के अंदर प्ली बार्गनिंग के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये आपका इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 30 डेज रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता यानी हमारे BNS से लिया गया। देख लेते हैं। अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, इफ अ पर्सन इज ऑर्डर्ड टू पे अ फाइन ऑफ 4,000 but fails to do so, what is the maximum simple imprisonment the court may impose on the defaulter? भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को 4,000 का जुर्म अदा करने का आदेश दिया जाता है लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो न्यायालय द्वारा चूककर्ता पर अधिकतम कितना साधारण कारावास लगाया जा सकता है? बताइए, क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 4 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। बताइएगा 9 का हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? 9 का हमारा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी हमारा 2 मंथ रहने वाला है। यानी अगर किसी व्यक्ति को 4,000 का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है लेकिन वह ऐसा करने में विफल है और चूक कर जाता है, तो उस पर कितने दिनों तक का साधारण कारावास लगाया जा सकता है? तो यानी 2 मंथ यानी उस पर 2 महीने का साधारण कारावास लगाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम अपना। According to Section 18 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, what is the minimum period of practice and an advocate required to be considered eligible for appointment as a public prosecutor or additional public prosecutor? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 18 के अनुसार लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र माने जाने हेतु अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय की न्यूनतम अवधि कितनी है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए इसका राइट आंसर। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 7 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 10 ईयर्स। बताइए इसका राइट आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? यानी उसकी न्यूनतम अवधि कितने समय की है, आपको समय सीमा बतानी है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी हमारा 7 ईयर्स रहने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको जो भी आंसर दिए जा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है। सर्च करने के बाद, कई बार सर्च करने के बाद ये आंसर आपको दिए जा रहे हैं, जिस पे मुझे 100% श्योरिटी है कि ये आंसर आपके 100% ठीक है। इसलिए यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अपने आप आंसर मैच कीजिए कि आपके कितने ठीक हुए हैं और कमेंट में मुझे आंसर दीजिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि किस कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है यानी पास होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 व्हेन कैन फैक्ट दैट आर अदरवाइज इरिलीवेंट बी कंसिडर्ड रिलीवेंट? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत ऐसे तथ्य जो अन्यथा अप्रासंगिक हैं उन्हें कब प्रासंगिक माना जाता है? ऑप्शन देखिए। Only when they prove the guilty of the accused directly. Option B, only when they form part of a declaration. Option C, when they are innocent with a fact is issue or relevant fact. Option D, when they are part of an admission made in writing. ऑप्शन ए, केवल तभी जब वे अभियुक्त के अपराध को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करते हों। ऑप्शन बी, केवल तभी जब वे मृत्युकालिक कथन का भाग हों। ऑप्शन सी, जब वे किसी विवादक या प्रासंगिक तथ्य से असंगत हों।
ऑप्शन डी, जब वे लिखित रूप में की गई स्वीकृति का भाग हों। बताइएगा हमारा 11 का राइट आंसर क्या रहा है, आप लोगों ने इसका राइट आंसर क्या टिक किया है, बताइए। 11 की अगर हम बात करें तो 11 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी हमारा, एक मिनट, when they are innocent with a fact is issue और relevant, यानी जब वे किसी विवादित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से असंगत हैं तब उन्हें प्रासंगिक माना जाएगा। ऑप्शन सी हमारा 11 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। What condition must be satisfied for period evidence to be relevant under Section 33 of Indian Evidence Act 1872? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 33 के अंतर्गत पूर्व साक्ष्य के प्रासंगिक होने के लिए कौन कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? यह हमारा एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन को। ऑप्शन ए, द एविडेंस मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ जूरी। ऑप्शन बी, द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज ऑफ और देयर representative in interest. Option C, the evidence must have been published in government gazette. Option D, the evidence must have been corroborated by expert opinion. ऑप्शन ए, साक्ष्य जूरी की उपस्थिति में दर्ज किया गया हो। ऑप्शन बी, कार्यवाही उन्हीं पक्षों या उनके हित प्रतिनिधि के बीच हुई हो। ऑप्शन सी, साक्ष्य सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुआ हो। ऑप्शन डी, साक्ष्य की पुष्टि विशेषज्ञ की राय से हुई होगी। बताइए 12 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? अगर हम 12 की बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टी ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। कार्यवाही उन्हीं पक्षों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच हुई हो तो वो शर्त पूरी होनी चाहिए, तभी ये इसके अंतर्गत प्रासंगिक, यानी सेक्शन 33 के अंतर्गत प्रासंगिक मानी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 13। During a court trial, the defense lawyer object to the admissibility of certain papers produced as evidence. The judge clarified that only document categorized as public document under the Indian Evidence Act 1872 can accept it without strict proof. Which category of document would fall under public document in the contest? ये क्वेश्चन रियलिटी में टफ है। चलिए देख लेते हैं इसको। इंडियन एविडेंस का क्वेश्चन है। एक अदालत मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष के वकील से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्य पर आपत्ति जताई। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत दस्तावेजों को ही बिना किसी ठोस सबूत के स्वीकार किया जा सकता है। इस संदर्भ में किस श्रेणी के दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज में शामिल होंगे? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना नहीं कि आप इसे सॉल्व ना कर सकें। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ड्राफ्ट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल। ऑप्शन बी, पर्सनल डायरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। ऑप्शन सी, इंटर्न नोटिस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। ऑप्शन डी, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर। ऑप्शन ए, व्यक्तियों के बीच समझौते का मसौदा। ऑप्शन बी, सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत डायरियां। ऑप्शन सी, किसी निजी कंपनी के आंतरिक नोट्स। ऑप्शन डी, सरकारी अधिकारियों के न्यायिक और कार्यकारी कार्य। बताइएगा 13 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? 13 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहने वाला है, यानी जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देख लेते हैं। Which condition must be satisfied for things said to done by one conspirator to be admissible against other under the भारतीय सुरक्षा साक्ष्य अधिनियम?
2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत एक षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातों को दूसरे के विरुद्ध स्वीकार्य होने के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी हैज एंडेड। ऑप्शन बी, द स्टेटमेंट मस्ट इन्वॉल्व अनरिलेटेड मैटर of professional benefits. Option C, there must be responsible ground to believe a conspiracy exists. Option D, there must be proof that each conspirator personally committed the act. ऑप्शन ए, बयान षड्यंत्र समाप्त होने के बाद दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, बयान में व्यक्तिगत लाभ से असंबंधित मामले शामिल होने चाहिए। ऑप्शन सी, यह मानने के लिए उचित उदाहरण होना चाहिए कि षड्यंत्र मौजूद है। या ऑप्शन डी, यह प्रमाण होना चाहिए कि प्रत्येक षड्यंत्रकारी ने व्यक्तिगत रूप से कृत्य किया है। बताइएगा 14 का हमारा राइट आंसर क्या है? 14 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहने वाला है, यानी देयर मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल ग्राउंड टू बिलीव अ कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट। यह मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि षड्यंत्र मौजूद है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा क्वेश्चन 15, इसको हम देख लेते हैं। As per section 30 of Code of Criminal Procedure 1973 is if a magistrate sentenced a person to 2 years imprisonment and a fine, what is the maximum imprisonment he may impose in default of payment of the fine? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 30 के अनुसार यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाता है तो जुर्माना न चुकाने पर वह अधिकतम कितनी कारावास की सजा दे सकता है? बताइए 15 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि आपको ये समझना है, बट ये बात ये है कि अगर आपने कंपैरेटिव स्टडी की हुई है तो आपके लिए पेपर आसान रहा होगा। अगर आपने कंपैरेटिव स्टडी नहीं की है तो बेशक आपके लिए पेपर टफ रहा होगा। अब ये आपकी स्टडी पर डिपेंड है कि आपने स्टडी किस तरीके से की है, क्योंकि इसमें दोनों ही लॉ, ओल्ड एंड न्यू, दोनों ही लॉ से क्वेश्चन बराबर आए हैं। बताइए हमारा 15 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? अगर हम 15 की बात करें तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी रहने वाला है, यानी 6 मंथ। इससे ज़्यादा की उसको ना तो सज़ा दी जा सकती और ना ही वह उसको जुर्माना, ठीक है, यानी 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है डिफ़ॉल्ट पेमेंट पे। नेक्स्ट आ जाइए अपना क्वेश्चन नंबर 16। As per the Constitution of India, after the 86th Constitutional Amendment, which directive principle was modified to ensure earlier childhood care and education below the age of 6? भारतीय संविधान के अनुसार 86वें संविधान संशोधन के बाद 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नीति निर्देशक सिद्धांत को संशोधित किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि देखिए क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 39, ऑप्शन बी आर्टिकल 41, ऑप्शन सी आर्टिकल 47 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 45। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है हमारा क्वेश्चन 16 का? अगर हम क्वेश्चन 16 की बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी यानी आर्टिकल 45 रहने वाला है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये तो आप सबको आता ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, who can direct that court that passed the decree to take security when the execution order in challenged in appeal? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार जब किसी निष्पादन आदेश को अपील में चुनौती दी जाती है तो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को
सुरक्षा लेने का निर्देश कौन दे सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ओनली द हाई कोर्ट एग्जीक्यूटिव रिट जुरिडिक्शन, ऑप्शन बी द एपीलेट कोर्ट हियरिंग द अपील, ऑप्शन सी द डायरेक्ट रजिस्टर्ड ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड एंड ऑप्शन डी द पॉलिसी अथॉरिटी ऑफ द कंसिडर्ड जुरिडिक्शन। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है 17 का। 17 की अगर बात करें तो हमारा इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी द एपीलेट कोर्ट हियरिंग द अपील, अपील की सुनवाई करने वाला अपीलीय न्यायालय। सीपीसी का अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Under the Code of Civil Procedure 1908, how many High Court judges constitute the judicial membership of the Rule Committee? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियम समिति की न्यायिक सदस्यता का गठन करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या है 18 का। कितने जज करते हैं इसका, यानी कितने जज होने चाहिए एक समिति का गठन करने के लिए? बताइए इसका हम अगर बात करें तो इसका हमारा ऑप्शन ए यानी 3 जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी हमें 3 जज ऑफ हाई कोर्ट चाहिए, यानी वो जो न्यायिक सदस्यता का गठन कर सकें। ठीक है, सिविल के यानी हमारे जो सीपीसी के क्वेश्चन है वो अच्छे आए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट 1957, व्हाट इज ऑर्डिनरी द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 63? प्रतिलिप्यधिकारी कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अनुसार धारा 63 के अंतर्गत कॉपीराइट उल्लंघन के लिए सामान्यतः अधिकतम सजा कितनी है? ऑप्शन ए इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 2 लाख रुपीज, ऑप्शन बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू 1 लाख रुपीज, ऑप्शन सी इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन अप टू 3 लाख रुपीज, ऑप्शन नंबर डी इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड फाइन टू 5 लाख रुपीज। बताइए 19 का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन पे मुझे भी डाउट है, इसलिए मैं इसका आपको भी राइट आंसर नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग इसका कोई आंसर सजेस्ट कर सकते हैं तो बताइए, क्योंकि इसका राइट आंसर में मुझे भी बहुत डाउट है ये इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपको राइट आंसर नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद भी इस क्वेश्चन पे डाउट है। इसके लिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने क्वेश्चन 19 पे जिसके आंसर में मुझे कन्फ्यूज़न है, बट अगर इसका राइट आंसर देखा जाए अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे हिसाब से है, तो वो इसका राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। देखिए इसके ऊपर मैं आपको देखिए सर्कल बना के छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं भी इसके ऊपर कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन है 19, 20, 21 और 22, इन चारों में मुझे भी कन्फ्यूज़न है। बट जो मेरे अकॉर्डिंग और बेयरक्ट से मैंने को जितना भी लगा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता देती हूँ, पर ये 100% सही है, इसकी मेरी कोई ये जिम्मेदारी नहीं है। इसका जो राइट आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग है 19 का ए होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। As per the Constitution of India, a linguistic community in Indian seek to preserve in its unique script and literature, which constitutional provision guarantee them the right to conserve the same? भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक भाषाई समुदाय अपनी विशिष्ट लिपि और साहित्य को संरक्षित रखना चाहते हैं। कौन सा संवैधानिक प्रावधान इन्हें इसके संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 28 क्लॉज 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 29 क्लॉज 1,
ऑप्शन सी आर्टिकल 30 क्लॉज 2 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 32। देखिए इसमें भी मुझे कन्फ्यूज़न है, बट अगर इसका मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर बताऊं तो इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी रहने वाला है, यानी 29 का क्लॉज 1। इन 4 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, पर फिर भी जो इसका एक नॉर्मली राइट आंसर है वो मैं आपको बता रही हूँ। राइट है या नहीं इस पे देखिए तो आपको आंसर की ही बताएगी, फाइनल आंसर की जो AIB की आएगी उसी से देख लेते हैं हम। फिर इसके जो आंसर होंगे वो मैं आपको आंसर की आते ही बता दूंगी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसका देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 58 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, what is the maximum period of detention in civil prison for a decree amount exceeding 5000? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 58 के अंतर्गत 5000 से अधिक की डिक्री राशि के लिए सिविल जेल में हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 6 वीक्स, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ एंड ऑप्शन डी 6 मंथ। बताइए इसका आपके हिसाब से क्या राइट आंसर है, क्योंकि मैं अपना बता देती हूँ इसके लिए। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, यानी 3 मंथ। क्योंकि अगर हम अपना बियर एक्ट में भी देखें तो देखिए बियर एक्ट में भी हमें यही दिया है। मैं आपको बियर एक्ट की लैंग्वेज में बता देती हूँ। बियर एक्ट की लैंग्वेज सुनिए। वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 5000 रुपीज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। ये हमारा बियर एक्ट की लैंग्वेज है, यानी उसमें भी यही दिया हुआ कि 5000 से अधिक डिक्री की राशि के लिए सिविल जेल में हिरासत की अवधि 3 महीने से की होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फॉल विद इन सेक्शन 58(1) का क्लॉज बी ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सिविल प्रक्रिया संहिता की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 58 का एक क्लॉज बी के अंतर्गत आती हैं? इसमें जो दिया गया ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डिक्री फॉर 1800 डिटेंशन अप टू 3 मंथ, ऑप्शन बी डिक्री फॉर 3500 डिटेंशन अप टू 6 वीक्स, ऑप्शन सी डिक्री फॉर 6200 detention up to 6 months and option D decree for 10,000 detention up to 1 year। बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है? देखिए मैं इसमें भी आपको बियर एक्ट की लैंग्वेज बता देती हूँ, इसलिए ये भी मेरे लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका मैं आपको कोई इनमें से मेरे हिसाब से कोई राइट आंसर नहीं है। आपको मैं बियर एक्ट की लैंग्वेज बता देती हूँ। Where the decree is for the payment of a sum of money exceeding 2000 rupees but not exceeding 5000 rupees for a period not exceeding 6 weeks, यानी जहाँ डिक्री 2000 से अधिक किंतु 5000 से अनाधिक धनराशि का संदाय करने के लिए है, वहाँ 6 सप्ताह से अनाधिक अवधि के लिए होगी। जो इसमें मुझे कोई आंसर नहीं लग रहा है, इसलिए देखिए इस क्वेश्चन पर भी मेरा सर्कल ही रहेगा। इन 4 क्वेश्चन में मुझे डाउट है। आपका अगर कोई आंसर है जो आपने टिक किया है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 हम अपना देख लेते हैं। अ सिविल सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट अजय एंड द कोर्ट इशू समन require him to appear. After receiving the summon, Ajay consult his lawyer to understand the timeline for filing the written statement of defense under the Code of Civil Procedure 1908. Within how many days from the date of service of summon must be submitted his written statement. अजय के विरुद्ध एक दीवानी वाद दायर किया जाता है और न्यायालय से उपस्थित होने के लिए समन जारी करता है। समन प्राप्त होने के बाद अजय अपने वकील से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अपने बचाव में लिखित बयान दाखिल करने की समय सीमा समझाने के लिए परामर्श करता है। समन की तामील की तिथि से कितने दिनों के भीतर उसे अपना लिखित बयान प्रस्तुत करना होगा।
बट इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज एंड ऑप्शन डी 90 डेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहना है 23 का आपके अकॉर्डिंग। अगर इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 60 आपके 30 डेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने वेरेक्ट से मैच करते हैं तो इसका आंसर हमारा यही रहेगा यानी 30 डेज। देखिए यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन जो भी आंसर दिए जा रहे हैं वो वेरेक्ट से चेक करके बार बार तब आपको दिए जा रहे हैं, इसीलिए क्लास लेट आई है। बट जहाँ मुझे डाउट है उन क्वेश्चन को मैं आपको टिक करा के छोड़ रही हूँ, जो मेरे आंसर है वो मैंने आपको बता दिए। बट एक बार आप भी इनको कंफर्म कीजिए और जब आंसर फाइनल आंसर की आएगी इसके राइट आंसर उसमें क्या होंगे वो मैं आपको आंसर की के आते ही आपको मेंशन करा देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाउ लॉन्ग डज रजिस्टर्ड एड्रेस फर्निश्ड अंडर सेक्शन 14A क्लॉज 1 of the Code of Civil Procedure 1908 remain valid is not change। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 14A क्लॉज 1 के अंतर्गत दिया गया पंजीकृत पता यदि परिवर्तित नहीं किया जाए तो कितने समय तक वैध रहता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 6 ईयर आफ्टर फाइनल रिटेंशन ऑफ द कॉज, ऑप्शन बी 3 years आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ऑप्शन सी 2 years आफ्टर फाइनल रिटेंशन ऑफ द कॉज, ऑप्शन डी 5 years फॉर द डेट ऑफ डिक्री। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है 24 का। 24 का अगर राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए यानी 2 years आफ्टर फाइनल डिटेंशन ऑफ द कॉज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 25 पे। देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25A ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 व्हाट हैपन्स इफ द क्लाइंट फाइल्स टू सबमिट हिज स्टेटमेंट टू क्लेम विदाउट सफिशिएंट कॉज। मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1966 की धारा 25A के अनुसार यदि दावेदार पर्याप्त कारण के बिना अपना दावा विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए ट्रिब्यूनल एडजॉर्न द केस indefinitely, ऑप्शन बी द ट्रिब्यूनल इम्पोज अ पेनल्टी बट कंटिन्यू प्रोसीडिंग, ऑप्शन सी ट्रिब्यूनल assume the claim is admitted, ऑप्शन डी द ट्रिब्यूनल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है 25 का। अगर 25 का हम आंसर देखते हैं तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहना चाहिए, द ट्रिब्यूनल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग यानी अधिकरण कार्यवाही समाप्त कर देता है। यानी धारा 25A के अनुसार यदि दावेदार पर्याप्त कारण के बिना अपना दावा विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो अधिकरण कार्यवाही समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 देख लेते हैं। इफ अ केस ट्रांसमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट under section 10 of the Special Marriage Act 1954, what is the time limit for solemnize the marriage after its decision। यदि कोई विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 10 के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाता है तो उसके निर्णय के पश्चात विवाह संपन्न कराने की समय सीमा क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1 month, ऑप्शन बी 2 month, ऑप्शन सी 6 month एंड ऑप्शन डी 3 month। बताइएगा 26 का राइट आंसर क्या रहेगा हमारा। 26 का अगर हम अपना राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी हमारा 6 month रहना चाहिए। देखिए इसको क्लियर भी कर लेते हैं हम अपना। Once the case is referred to the decided to the central government, the marriage must be solemnized with 6 months, जो हमारे बियर एक्ट की लैंग्वेज है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 27 पर। What is the maximum term
of imprisonment prescribed under Section 31 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 for breach of protection order। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के तहत संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या रहेगी? ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 2 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 3 ईयर्स। बताइएगा 27 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 27 का अगर हम अपना राइट आंसर देखें तो इसका ऑप्शन सी यानी हमारा 2 ईयर्स रहने वाला है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू बियर एक्ट है। 1 मिनट। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 28। Under which provision of the Indian Constitution can a public interest litigation PIL be filed directly in the Supreme Court? भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत जनहित याचिका यानी PIL सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है? बहुत अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 226 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 14। बताइए 28 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पे हम अपना बिल्कुल भी टाइम नहीं ख़राब करेंगे। यानी PIL कौन से आर्टिकल में जाती है? आर्टिकल 32, जो डायरेक्ट हमारे हायर सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 29। Under the Land Acquisition Act 1894, what is the minimum period that must accept between the publication of notice and the appearance of person interested before the collector? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत नोटिस के प्रकाशन और कलेक्टर के समक्ष हितबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति के बीच न्यूनतम कितनी अवधि बितानी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 29 का 29 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा यानी नॉट लेस देन 15 डेज। इतना टाइम लिमिट्स होनी ही चाहिए, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा हो गई तो हमारा ये काम गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 30। Under which provision can a citizen file a public case in the court of magistrate regarding issue of public interest? किस प्रावधान के तहत कोई नागरिक जनहित के मुद्दों के संबंध में मजिस्ट्रेट की अदालत में सार्वजनिक मामला दायर कर सकता है? ऑप्शन ए सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ऑप्शन बी सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ऑप्शन सी सेक्शन 133 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 30 का हमारा राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा इसका राइट आंसर 30 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी हमारा सेक्शन 133 ऑफ CRPC रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 AA क्लोज 2 सब क्लोज 1 of the Income Tax Act 1961, a person carrying on business must maintain books of account if income from business or profession exceed। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44 AA का क्लोज 2 का सब क्लोज 1 के अनुसार व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को खाता बही रखनी होगी यदि व्यवसाय या पेशे से आय निम्नलिखित से अधिक है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा हमारा 31 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहने वाला है यानी 1,20,000। अगर आपकी अर्निंग इससे अधिक है तो आपको अपने पास एक अकाउंट बुक को रखना मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं।
Under the Parents Act 1970, which situation prevent a patent application from being published even after the expiry of the prescribed period? पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत कौन सी स्थिति किसी पेटेंट आवेदन को निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी प्रकाशित होने से रोक सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। Option A, when the applicant has filed a request for earlier examination. Option B, when scary detention is imposed under Section 35. Option C, when the patent has already been granted by the controller. And option D, when the applicant has requested for an execution of time. बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। 32 का अगर हम राइट आंसर देखें तो 32 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी व्हेन स्कैरी डिटेंशन इज इम्पोज अंडर सेक्शन 35। जब धारा 35 के अंतर्गत गोपनीयता निर्देश लागू किया जा सकता है तो ये राइट आंसर हमारा रहेगा, यानी हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और आ जाते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 33, जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। चलिए इसके पहले हम असर्शन देख लेते हैं। एनी पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इन अ न्यूज़पेपर डिक्लेयर्ड फॉरफिल में अप्लाई टू द हाई कोर्ट टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन विद 2 months ऑफ हिज पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। इसका रीज़न देख लेते हैं। द स्पेशल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट टू हियर सच एप्लीकेशन मस्ट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्टली 3 जजेस रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट। किसी समाचार पत्र में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिसे जब्त घोषित कर दिया गया है, राजपत्र में प्रकाशन के 2 महीने के भीतर उस घोषणा को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। रीज़न, ऐसे आवेदन की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय की विशेष पीठ में हमेशा ठीक 3 न्यायाधीश होने चाहिए, चाहे उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी भी हो। ऑप्शन देख लीजिए इसका। ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी, both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false and but R is true. बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। 33 का हमारा राइट आंसर बताइए। 33 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी A is true but R is false, यानी जो इसका असर्शन है वो ठीक है, जो रीज़न दिया गया है वो गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 34। ये भी हमारा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में बेटा देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके जो इनका ग्रुप बनाइएगा। ग्रुप के हिसाब से आप क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा और पेपर कंप्लीट हुआ होगा। चलिए 34 देख लेते हैं। ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। अंडर द भारतीय स्वास्थ्य अधिनियम 2023 एडमिशन आर जनरली रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग दैम बट नॉट ऑर्डिनरी बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। स्टेटमेंट 2, एन एडमिशन कैन स्टिल बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ of the person making if it is relates to the supported by conduct showing in truthfulness। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत स्वीकृतियां सामान्य प्रासंगिक होती हैं और उन्हें देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः उस व्यक्ति द्वारा और उसकी ओर से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कथन 2, कोई स्वीकृति उसे देने वाले व्यक्ति की ओर से तब ही
सिद्ध की जा सकती है यदि वह मन या शरीर या किसी ऐसी दशा के अस्तित्व से संबंधित है जो उस समय या उसके लगभग की हो जब ऐसी दशा विद्यमान थी और उसकी सत्यता दर्शाने वाले आचरण द्वारा समर्थित हो। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, बी ओनली स्टेटमेंट 1 is ट्रू, ऑप्शन सी ओनली स्टेटमेंट 2 is ट्रू एंड ऑप्शन डी बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। बताइए 34 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 34 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी हमारे दोनों ये स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच टाइप ऑफ अलायंस क्वालिटीज और फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लोज 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 क्लोज 2 के अंतर्गत किस प्रकार का भत्ता कटौती के लिए योग्य है? ऑप्शन ए हाउस रेंट अलाउंस ग्रांटेड बाय प्राइवेट कंपनीज, ऑप्शन बी एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड टू ऑल सैलरीड पर्सन एंड ऑप्शन डी लीव ट्रैवल अलाउंस गिव द डोमेस्टिक ट्रैवल। बताइए इसका राइट आंसर क्या है 35 का? 35 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये भी आपका स्टेटमेंट वाइज है। देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी एनआई एक्ट 1881 अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ड्रॉन accepted on transferred without consideration create no obligation of payment between the party of the transaction. Statement 2, according to the same act, if the consideration for which a negotiable instrument was issued fails in part, the holder in immediate relation in entered to recover only the proportionate amount corresponding to the consideration actually received। हिंदी में देख लेते हैं हम इसको। प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत बिना प्रतिफल के निर्मित, आहरित, स्वीकृत या हस्तांतरित प्रक्रम में लिखित लेन देन के पक्षों के बीच भुगतान का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करता। और इसका स्टेटमेंट 2 देख लीजिए। इसी अधिनियम के अनुसार यदि वह प्रतिफल जिसके लिए प्रक्रम में लिखित जारी किया गया आंशिक रूप से विफल हो जाता है तो निकटतम संबंध में धारक केवल प्रस्ताव में प्राप्त प्रतिफल के अनुरूप अनुपातिक राशि ही वसूल करने का हकदार है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ऑप्शन बी ओनली स्टेटमेंट 1 is ट्रू, ऑप्शन सी ओनली स्टेटमेंट 2 is ट्रू एंड ऑप्शन डी बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। बताइए हमारा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? बताइए 36 का हमारा राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू इज करेक्ट है, यानी हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है वो ही दोनों ही ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय द कंक्लूजन 1 and 2। स्टेटमेंट देख लीजिए। अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ कंपनी एवरी पर्सन हु was declared in the charge of the responsible to the company at the time of the offense as well as the company itself is deemed guilty. However, a person may escape liability if the proves that the offense was committed without his knowledge or that the exercised due diligence to prevent it। Conclusion देख लेते हैं। Number 1, a company as well as its responsible offense may be held liable to environmental offense under this act, under the act। और number 2 देख लीजिए। An offense of a company can never escape liability once the company is found guilty of an offense in the context of the above statement and conclusion।
अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये दो दिए गए हैं पॉइंट, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ठीक है। यानी जो आपने इसमें जो स्टेटमेंट देखा है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको इन दोनों पॉइंट्स में से बताना है कि आंसर दोनों ही ठीक है, या एक ठीक है, या सेकंड ठीक है। चलिए इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं हम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जब किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो अपराध के समय कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, साथ ही स्वयं कंपनी दोषी मानी जाती है। हालांकि कोई व्यक्ति दायित्व से बच सकता है यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उससे इसे रोकने के लिए उचित तत्परता बरती थी। इसके निष्कर्ष में नंबर 1 देख लेते हैं। अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण अपराधों के लिए कंपनी और उसके उत्तरदायित्व अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एक बार कंपनी के किसी अपराध के दोषी पाए जाने पर कंपनी का कोई अधिकारी दायित्व से कभी नहीं बच सकता। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। ऑप्शन देख लेते हैं हम इसके। ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, एंड ऑप्शन सी बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, एंड ऑप्शन डी नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या रहने वाला है। थर्टी 37 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए यानी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाट परसेंटेज ऑफ द एनुअल वैल्यू ऑफ एन इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24A के तहत गृह संपत्ति से आय के वार्षिक मूल्य का कितना प्रतिशत मानक कटौती के रूप में अनुमत है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 50। बताइए 38 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। 38 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 30% रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे देख लेते हैं। आफ्टर अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इज इशूड फॉर acquiring Mr. Mehta farmland under the Land Acquisition Act in 1894, he noticed that the income from the crops steadily decreased until the authorized finally take possession. He approached the court claiming compensation for his reduction in profit according to the act. What type of loss is compensable in such a case? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत श्री मेहता की कृषि भूमि के अधिग्रहण हेतु सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी फसलों से होने वाली आय लगातार कम होती जा रही है जब तक कि अधिकारी अंततः भूमि पर कब्जा नहीं कर लेते। वे लाभ के इस कमी के लिए मुआवजे की मांग करते हुए अदालत जाते हैं। अधिनियम के अनुसार ऐसे मामले में किस प्रकार के नुकसान की भरपाई की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लूज ड्यू टू फाइलिंग लैंड प्राइस इन द मार्केट, ऑप्शन बी लूज ड्यू टू cancellation of tenant agreement, option C lose to employment is nearby areas, option D bona fide diminution of profits due to acquisition process। बताइए 39 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है। 39 का हमारा अगर राइट आंसर देखें तो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी यानी bona fide डिमिन्यूशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू एक्विजिशन प्रोसेस यानी अधिग्रहण प्रक्रिया के कारण लाभ में वास्तविक कमी, ये हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 40 पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35A
of the Code of Civil Procedure 1908, what is the maximum amount a court can award as compensatory cost in ordinary cases? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 35A के अनुसार सामान्य मामलों में न्यायालय प्रतिकारात्मक खर्चे के रूप में अधिकतम कितनी राशि दिला सकता है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 5,000 एंड ऑप्शन डी 3,000। बताइए 40 का राइट आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है? 40 का अगर हम राइट आंसर देखें तो इसका हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी 5,000 रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देख लेते हैं। According to Indian Contract Act 1872, when is the communication of the acceptance complete against the proposer? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति या संप्रेषण कब पूर्ण होता है? ऑप्शन ए when the acceptor prepare the letter of acceptance, option B when it is dispatched beyond the control of the acceptor, option C when it is delivered to the office to the proposer party, option D when the proposer acknowledge receipt in the record। बताइए 41 का राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? 41 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी when it is delivered to the office to the proposer party, जब इसे प्रस्तावक पक्ष के कार्यालय में पहुंचा दिया जाता है तब इसको प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संप्रेषण माना जाता है कि यानी वो पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 42 पे। चलिए अपना 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। Rahul rent a shop in the city for running his retail business. Later, the landlord decided to terminate the lease. Since the lease is for purpose other than agriculture or manufacture and there is no special control between the parties, the landlord wondered how many days notice he must legally give under the Transfer of Property Act 1882 to and unless what is required notice period। राहुल अपना खुद का व्यापार चलाने के लिए शहर में एक दुकान किराए पर लेता है। बाद में मकान मालिक पट्टा समाप्त करने का निर्णय लेता है क्योंकि पट्टा कृषि या विनिर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए है और पक्षों के बीच कोई विशेष अनुबंध नहीं है। इसलिए मकान मालिक यह नहीं समझ पा रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत पट्टा समाप्त करने के लिए उसे कानूनी तौर पर कितने दिनों का नोटिस देना होगा। आवश्यक नोटिस की अवधि यानी आपको इसमें टाइम लिमिट्स बतानी है कि यानी कितने टाइम लिमिट्स हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 days नोटिस, ऑप्शन बी 15 days नोटिस, ऑप्शन सी 45 days नोटिस एंड ऑप्शन डी 60 days नोटिस। बताइए 42 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? 42 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 15 days नोटिस, यानी उसे अपनी दुकान खाली कराने के लिए उसे कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 43 पर। देखिए पेपर आपका बहुत लेंदी रहा है, क्वेश्चन बहुत लेंदी है। मैंने इस पेपर को जब देखा था मेरे को यही लगा था कि आप लोगों को इसे पूरा करने में थोड़ी प्रॉब्लम इसीलिए होगी क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत लेंदी थे। चलिए फिर भी आगे देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। अकॉर्डिंग टू द NI Act 1881, what is the maximum sentence of imprisonment that a magistrate may pass in a summary trial under section 143? प्राक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार धारा 143 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण में मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली अधिकतम कारावास की सजा क्या है? ऑप्शन ए 6 month imprisonment, ऑप्शन बी 2 years imprisonment, ऑप्शन सी 1 year imprisonment एंड ऑप्शन डी 3 years imprisonment। बताइए 43 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? 43 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए यानी 6 month imprisonment रहने वाला है। यानी जो हमारा सेक्शन 143 है NI एक्ट का, उसमें जो इम्प्रिजनमेंट टाइम दिया है वो 6 month है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इन द फॉलोइंग
question, a statement is followed by two conclusion 1 and 2. स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, देख लेते हैं. एज पर सेक्शन 157 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, every company must within 15 days of receiving intimation under section 156 finish the director in identification number यानी DIN number of all it director to the registered with prescribed fees. Failure or to comply attach penalties. और इसके ऑप्शन देख लीजिए इन कंक्लूजन में जो इसके ऑप्शन दिए. ऑप्शन नंबर 1, if a company fails to furnish the DIN, it can be personalized. Number 2, every officer of the company is default is also liable for penalties. In the context of the above statement and conclusion, which one of following is correct? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 157 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को धारा 156 के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपने सभी निदेशकों को निदेशक पहचान संख्या यानी DIN नंबर निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्टर को प्रस्तुत करनी होगी. ऐसा न करने पर दंड लगाया जा सकता है. निष्कर्ष में नंबर 1, यदि कोई कंपनी DIN प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो उसे दंडित किया जाएगा. नंबर 2, कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है दंड का भागी होगा. बताइए इसका राइट आंसर क्या है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन 1 follows. ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन 2 follows. ऑप्शन सी, both conclusion 1 and 2 follows. and option D, neither conclusion 1 nor 2 follows. बताइएगा हमारा 44 का राइट आंसर क्या रहने वाला है. देखिए 44 का इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, यानी बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows, यानी इसमें जो भी कंक्लूजन दिए गए हैं दोनों ही फॉलो किए जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 45. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. ये IT एक्ट से आपका क्वेश्चन है 2000 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख लेते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1, अंडर द IT एक्ट 2000 a digital signature certified may be suspended by the certifying authority on the request of the subscriber and an authorized representative, or it is considered necessary in the public interest. Statement 2, under the same act a digital signature certificate can remain suspended identified with providing the subscriber or an opportunity or being heard. इसको इसमें हिंदी में देख लीजिए. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा अभिदाता उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अनुरोध पर या जनहित में आवश्यक समझा जाए निलंबित किया जा सकता है. नंबर 2, इसी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को अभिदाता को सुनवाई का अवसर दिए बिना अनिश्चित काल तक निलंबित रखा जा सकता है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स. ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 1 is true. ऑप्शन सी, ओनली स्टेटमेंट 2 is true. एंड ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. बताइएगा 45 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है. देखिए 45 का हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू. हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो हमारा ठीक है और स्टेटमेंट 1 है वो हमारा फॉल्स है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पे. क्वेश्चन देख लेते हैं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन. वही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, देख लेते हैं स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एंड Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986, the appropriate government credit 15,000 of the Child and Adolescent Labor Rehabilitation Fund for each child of
adolescent for whom the fine amount for the employer has been deposited, the amount in the fund is deposited or invested in bank, and the interest acquired is also payable or to the child or as adolescent. कंक्लूजन में देख लेते हैं. नंबर 1, द चाइल्ड और एडोलेसेंट इज एंटाइड नॉट ओनली for the credit amount but also to the interest acquired on it. Number 2, the government is not required to deposit any money other than what is collected as fine from the employee. इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लेते हैं हम. बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार उपर्युक्त सरकार प्रत्येक बच्चे या किशोर के लिए बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष में 15,000 जमा करती है, जिसके लिए नियोक्ता से जुर्माने की राशि जमा की गई है. कोष में राशि बैंकों में जमा या निवेश की जाती है और अर्जित ब्याज भी बच्चे या किशोर को देय होता है. निष्कर्ष में नंबर 1, बच्चा या किशोर न केवल जमा की गई राशि बल्कि उस पर अर्जित ब्याज का भी हकदार है. नंबर 2, सरकार को नियोक्ता से जुर्माने के रूप में ली गई राशि के अलावा कोई अन्य धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है. ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका. ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 1 follows. Option B, only conclusion 2 follows. Option C, both conclusion 1 and 2 follows. And option D, neither conclusion 1 nor 2 follows. बताइएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा. 46 का हमारा राइट आंसर बताइए. 46 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो हमारा, यानी जो हमारा ऑप्शन इन्होंने 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 जो हमारा कंक्लूजन में 1 पॉइंट दिया हुआ है वो हमारा राइट है, 2 हमारा रॉन्ग रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. पेपर बहुत लेंदी है आपका, मैं समझ सकती हूँ कि आपको इसे पूरा करने में प्रॉब्लम हुई होगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल एज assertion A and other label as reason R. आपके इसमें स्टेटमेंट और रीज़न असर्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहे हैं, पेपर तो लेंदी है. ऑप्शन ए, द भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रिस्क्राइब द डेथ पेनल्टी फॉर सर्टेन फॉर्म ऑफ गैंग रेप. और यानी इसका रीज़न, द पर्पज़ ऑफ दिस प्रोविज़न इज़ टू मेक ऑल सेक्सुअल ऑफेंस नॉन बेलेबल इन द कॉन्स्टेंट of the above assertion, the reason, which one of the following correct. हिंदी में देख लेते हैं. भारतीय न्याय संहिता 2023 सामूहिक बलात्कार के रूप में कुछ रूपों में मृत्युदंड का प्रावधान करती है. रीजन, इस प्रावधान का उद्देश्य सभी यौन अपराधों को गैर जमानती बनाना है. आंसर देख लीजिए. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Option B, both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. And option D, A is false and but R is true. बताइए इसका 47 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है. 47 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. यानी जो ए दिया गया है ए हमारा राइट रहेगा और जो हमारा सेकंड रहा है यानी सेकंड पॉइंट जो दिया है यानी इसका रीज़न हमारा रॉन्ग दिया हुआ है. नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 पर. 48 देख लेते हैं. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड रीज़न का ये असर्शन देख लेते हैं. ए, अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इज if the proclaimed person appear within the time specified in the proclamation, the court shall release the attached property. Reason देख लेते हैं. The attachment of property under the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 is intended to compel the appearance of the proclamation person before the court, not the permanently deprived him to his property. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यदि घोषित व्यक्ति घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होता है तो न्यायालय
कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त कर देता है। रीजन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की का उद्देश्य घोषित व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करना है, न कि उसे उसकी संपत्ति के से स्थायी रूप से वंचित करना। इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Option B, both A and R are true, but R is not correct explanation of A. C, A is true and but R is false. D, A is false but R is true. बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है 48 का। 48 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी जो इसमें असर्शन दिया है और जो उसका रीज़न दिया है, यानी असर्शन के हिसाब से जो रीज़न दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। इसको भी देख लेते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। A dispute arises between two companies regarding the enforcement of their arbitration clause. Examine the following statement. Number 1, an arbitration agreement must in writing and it can be contained in a contact and exchange of letter, text, telegram or electronic communication. Statement 2, an arbitration agreement may be implied solely from the conduct of the party without any recorded. इसका हिंदी में देख लेते हैं। दो कंपनियों के बीच उनके मध्यस्थ खंड के परिवर्तन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। नंबर 1, एक मध्यस्थ समझौता लिखित के रूप में होना चाहिए और किसी अनुबंध पत्र या आदान प्रदान टेक्सल, टेलीग्राम या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से हो सकता है। नंबर 2, एक मध्यस्थ समझौता बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के केवल पक्षों के आचरण से ही निहित हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट 1 is true. ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 2 is true. ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are true. ऑप्शन डी, neither स्टेटमेंट 1 nor 2 is true. बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है 49 का। 49 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो स्टेटमेंट 1 है वो राइट है और स्टेटमेंट 2 है वो हमारा रॉन्ग है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 50 रहेगा। आज हम अपने सिर्फ 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट 50 हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको। According to Advocate Act 1961, when the term of a state bar council expires without an election, the Bar Council of India shall continue a special committee consisting of the ex officio member of the State Bar Council as chairman and 2 nominated members. The special committee has the power to discharge all function of the State Bar Council until the new council is constituted. An election must be held within 6 months unless the period is expanded by the Bar Council of India. हिंदी में देख लेते हैं इसको। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार जब किसी राज्य बार काउंसिल का कार्यकाल बिना चुनाव के समाप्त हो जाता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक विशेष समिति का गठन करेगी जिसमें राज्य बार काउंसिल का पदेन सदस्य, अध्यक्ष और 2 मनोनीत सदस्य होंगे। विशेष समिति को नई काउंसिल के गठन तक राज्य बार काउंसिल के सभी कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार है और चुनाव 6 महीने के भीतर होने चाहिए जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अवधि बढ़ाई न जाए। इसका हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, यानी जो हमारा कंक्लूजन है। नंबर 1, द स्पेशल कमिटीज इज एम्पावर्ड टू हेल्ड पेंडिंग डिसिप्लिनरी मैटर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। ऑप्शन नंबर इसका कंक्लूजन नंबर 2, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड द 6 month पीरियड फॉर होल्डिंग extension to the Bar Council of India. Bar Council
फॉर रिकॉर्डेड रीजन। बताइए इसका आंसर में इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर सी बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, एंड ऑप्शन डी नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है 50 का। 50 का हमारा राइट आंसर हमारा रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, यानी दोनों जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो हमें फॉलो करने हैं, वही हमारा राइट आंसर है। ये हमारा सेट 1 है, क्वेश्चन 50 आज हमने कंप्लीट कर लिए। पेपर बहुत लेंथी था और मुझे ये कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है कि आपका पेपर बहुत टफ रहा है। हाँ, जब मैंने इसको देखा था शुरू से मेरे हिसाब से तो मुझे यही था कि पेपर मॉडरेट है, बट अगर मैं आप बच्चों के नज़रिए से देखूं तो पेपर टफ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी थे, काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे जिन्हें पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हुई होगी। अगर हमारे अपने न्यू लॉज से देखें तो हमारे न्यू लॉज के साथ हमारे ओल्ड लॉज से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो जिन बच्चों ने कंपैरेटिव स्टडी की थी, जो हमने क्वेश्चन हमारी क्लास में किए थे, आप लोगों ने अगर वो देखें तो वो हमारे कंपैरेटिव स्टडी के ही रहे हैं। उसमें हमने अपने दोनों लॉ को डिस्कस किया, यानी जब भी हमने कोई क्वेश्चन किया है तो मैंने आपको उसके दोनों ही लॉ को डिस्कस कराया है। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आगे के 50 क्वेश्चन हमारी कल की नेक्स्ट क्लास में होंगे। आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और से उठा रखे जो सेक्शन बच्चे पढ़ते ही नहीं, जिन सेक्शन को बच्चे बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं वे सेक्शन उठा रखे हैं। ये तो आता ही नहीं। जिन्हें सच्ची में अगर मैं भी पेपर देती है, मैं भी इस पर खेल जाती इस पेपर पर। तो रियलिटी में इतना पढ़ने के बाद कि मैंने जुडिशियल के पेपर देखे, मैं भी इस पेपर पर खेल जाती। टफ है पेपर बहुत, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही। हम जितने भी एजुकेटर्स हैं सबका एक ही वर्ड है कि पेपर 2020 वाला इतना धुआं उड़ा दिए बच्चों के। 2020 का ही 2000 नहीं, AIB 20। टाइम वेस्ट ना करें।